पहला सवाल है आपके सामने में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ संतुलित आहार का, तो यह आपका रोटी है, दाल है, सब्जी है। रोटी में अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हैं, दाल में अगर बात करें तो प्रोटीन मिलता है, जबकि सब्जी में बात करें तो बाकी तमाम चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सो ऑप्शन से आपका जो है एक संतुलित उदाहरण हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। संतुलित आहार कहते हैं किसको है, तो जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज यानी मिनरल्स, फाइबर्स सब कुछ मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं संतुलित आहार। उसके बाद इनमें से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है, और ये जो है बच्चे के लिए अच्छा माना जाता है, यानी किशोर उसी को कहते हैं। तो ये है आपका दूध। दूध के अंदर आपका जो है सारे विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं, बस एक विटामिन सी की इसमें कमी रहता है, और बाकी सब चीज़ इसमें आपका जो है मौजूद होता है। आगे देखते हैं। अगला जो है आपका सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुड़ हो जाएगा आपका राइट आंसर, जिसमें कि ढेर सारे आयरन पाए जाते हैं। अगर आपसे कहें कि आयरन का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा होता है, तो आप ऑप्शन जो है पालक ले सकते हैं, जो कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर गुड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। संतुलित आहार की अगर बात करें तो जो दूध है ये आपका एक संतुलित आहार हो जाते हैं। और ये जो आप कर रहे हैं आज की मैराथन, ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी है। आपका किसी भी एग्ज़ाम में अगर एनसीईआरटी पूछा जाता है तो आप उस एग्ज़ाम के लिए इस मैराथन को कंप्लीट करके जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि अपने एग्ज़ाम से पहले एनसीईआरटी को ख़त्म करना, तो फिर आप इस क्लास में, इस मैराथन में बने रहिए। वैसे आप जो आज कर रहे हैं ये आपका पूरी तरह से रेलवे का जो 2025 के अंदर अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, एएलपी का, इसके अलावा टेक्नीशियन का, ग्रेड थर्ड का, ग्रेड फर्स्ट का, उन सभी के अंदर आपने देखा कि क्लास 6 से लेकर 10 तक ढेर सारे कंटेंट पूछे गए, ढेर सारे सवाल पूछे गए। तो उसी की मैं आज बात कर रहा हूँ, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो है आपका एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड में आपका यानी CVT 1 CVT 2 में जितने भी सवाल बने हुए हैं 6 to 10 साइंस के, मैं उन सभी को कराने वाला हूँ। और ये एनसीईआरटी का मैं आज आपको साइंस करा रहा हूँ, जो कि 6 to 10 के लिए है। और इसके बाद मैं आपको अगला एसएसटी भी करा दूंगा, 1 by 1 करके सारे आपको करा दूंगा। आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी को पलटेंगे तो क्लास 6 में आपको टोटल जो है 11 चैप्टर दिखेंगे, जो कि आपके सामने इस प्रकार से भोजन के घटक, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, पौधों को पहचानिए, शरीर में गति, इस तरह करके टोटल इसमें 11 चैप्टर हैं। फिर क्लास 7 के आपका हैं, इसमें भी आपका जो है 15 चैप्टर हैं। अगला अगर आप देखेंगे 17 चैप्टर हैं। फिर आपका 8 का साइंस है, इसमें भी आपका जो है कुल मिला के 17 चैप्टर इसमें भी हैं। फिर क्लास 9 का भी है आपका, जो कि आपका टोटल 15 चैप्टर, और फिर फाइनली क्लास 10 का है, जो कि आपका 16 चैप्टर हैं यहाँ भी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पहला, ये साइंस क्लास 6 का, जो कि आपका भोजन के घटक, ये हो गया आपका चैप्टर 1। तो हम लोग अभी इसका मैराथन कर रहे हैं और एक एक करके क्लास 10 तक पहुँचने वाले हैं, और इस मैराथन को आप स्किप मत करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैराथन क्लास और अच्छी अच्छी कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, लेट सही सही पर आपको रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा मिनरल्स, ऐसा कौन सा आपका जो है न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको जो है बॉडी बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन से भरपूर जो भी भोजन होता है, जैसे जिसमें कि मटर, आप उसका उदाहरण ले सकते हैं, मटर जिसमें कि ढेर सारे प्रोटीन होते हैं, या दाल हो गया इसमें ढेर सारे प्रोटीन होते हैं। तो ऐसा भोजन अगर आप देते हैं तो ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। अगला सवाल है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या होता है। तो गाजर खाने से बच्चे की जो आँख की रोशनी होता है वो बेहतर होता है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा देने का काम करता है ये फैट्स देता है, यानी मैं बात कर रहा हूँ वसा का। तो लेकिन ये जो वसा होता है ना, ये मानव के शरीर के लिए सही नहीं होता है। ये जैसे ही इंसान अपने बॉडी में लेता है तो हमारे बॉडी में जाके जमा हो जाता है, जिसके कारण ये मोटापा होता है। तो ऊर्जा तो देता है लेकिन शरीर के लिए
सही नहीं है क्योंकि ये जमा हो जाता है। बट यहाँ पे आंसर हमारा तो डी हो जाएगा। अब ऊर्जा के रूप में आपका सबसे जो सही वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। साइनोकोवालैमिन विटामिन का मानव निर्मित नाम क्या है, रूप क्या है? तो इसको कहते हैं B12 कहते हैं। B12 का ही केमिकल नेम होता है साइनोकोवालैमिन। B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन कहते हैं। B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं। B1 को थायमिन कहते हैं और B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीमोग्लोबिन का भाग है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा आयरन, जो कि आपका कौन सा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा है कि रक्त यानी ब्लड का भाग है। अगला सवाल है, हीनजन्य रोग, हीनता जन्य रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है। जो रिकेट्स ये जो होता है आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ केमिकल नेम है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। B12 का साइनोकोवालैमिन। विटामिन ई को कहते हैं टेकोफेरल और विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग होता है ये रतौंधी है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो रक्त अल्पता होता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला सवाल है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो ये होता है आपका विटामिन डी का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका स्कर्वी होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए अगर किसी को रोग है यानी विटामिन सी की कमी है तो इसके लिए वो टमाटर है, आंवला है, संतरा है, नींबू है, ये सब चीज़ें अपने भोजन में ऐड कर सकता है। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो केला की अगर बात करें तो इसके अंदर विटामिन बी पाया जाता है। सो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो यह आपका विटामिन के। अगर आपके शरीर में विटामिन के का कमी है तो इसके कारण से जो है आपके शरीर में ढेर सारे ब्लीडिंग होने लगते हैं, मतलब खून बहने लगता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो रिकेट्स की बीमारी की अगर बात करें तो ये है आपका विटामिन डी, जो कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी, बी की कमी से बेरी, ए की कमी से रतौंधी, ऐसी को आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। जब आप छोटे उम्र में होते हैं विटामिन डी की कमी होता है तो रिकेट्स होता है, लेकिन जब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी बुढ़ापे में, तो फिर इसी चीज़ को अन्य नाम से जाना जाता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो क्या नाम होता है। अगला है, बेरी एक रोग है जो कि डैश के कमी के कारण होता है। तो ये आपका विटामिन B1 के कारण होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपसे सवाल पूछा, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है। B1 की कमी से बेरी होता है। इसके अलावा आपका विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया या फिर आप रतौंधी बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है या फिर मसूड़ों का फूलना होता है। इसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, लेकिन ये बच्चों में होता है। और कोई अगर वयस्क हैं तो उनमें जो है ऑस्टियोमैलेशिया होता है, तो ये आपका वयस्क में होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, E300 का सामान्य नाम क्या होता है? तो ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी का सामान्य नाम होता है आपका यानी जनरल नाम होता है आपका E300। एंटीऑक्सीडेंट E300 इसको पूरा नाम बोलते हैं इसका। अगला सवाल है आपसे कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसकी अगर बात करें तो यह आपका विटामिन बी, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जल के अंदर दो विटामिन घुल जाते हैं, एक तो आपका विटामिन बी है, दूसरा आपका विटामिन सी है। बाकी सारे के सारे जो विटामिन है वो फैट्स के अंदर यानी वसा के अंदर घुलनशील होता है। तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? दैट मीन्स ये आपका विटामिन के की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ये आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये होता है आपका विटामिन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये आपसे क्या कहता है। डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं।
तो ये किसका सक्रिय रूप होता है? तो ये है आपका विटामिन ए का, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक कौन सा विटामिन हमारी आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो आँखों के लिए होता है आपका विटामिन ए होता है, और ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन बी 9 के कारण। विटामिन बी 9 के कारण जो होने वाला रोग होता है ये तो हो गया आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बी 2 के कमी से त्वचा फटने लगता है ठंडियों के मौसम में, आपने देखा होगा। और साथ ही साथ आँखों का रोग होता है, यानी आँखों का लाल होता है, यानी आँख जो है लाल लाल दिखने लगता है। इसके बाद विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो यह आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है? तो ये है आपका कौन सा? तो विटामिन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? यह आपका विटामिन डी की बात हो रही है, विटामिन बी की, माफ़ करिएगा। आंसर तो विटामिन डी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? यानी ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यह आपका अष्टभुज। जिंक एक अनिवार्य खनिज होता है जो कि शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर यहाँ पे स्रोत की बात करें तो यह है आपका ऑप्शन ए। कथन और निष्कर्ष पे भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, और आपको भी पता है, और नया जो पैटर्न है या कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कथन दे रखा है आपसे कि बेरी एक विषाणु जनित रोग है। ये कह रहा आपका कि जो बेरी होता है वो विषाणु से होने वाला रोग है। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल सरासर गलत है। और उसके बाद है आपका कि विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका सही है, यानी कारण आपका सही है। तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका गाजर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा चैप्टर में एंट्री कर चुके हैं, और इसमें पहला सवाल है आपके सामने कि आलू में क्या चीज़ उपस्थित होता है? तो आलू में आपका स्टार्च होता है, यानी मंड होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग जो होता है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। घेघा रोग में क्या होता है? गला जो होता है ना ये फूल सा जाता है। अगला है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो इसका होता है ताज़ा फल और सब्जी खाते हैं तो उससे हमें क्या होता है? रुक्षांश मिल जाता है, जो कि आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये रुक्षांश है क्या? तो ये आपका जो है फाइबर की बात कर रहा है, ठीक है। जब आप आम खाते हैं ना, तो आम के साथ में जो सन जैसा चीज़ें होता है वही उसी की बात कर रहा है, जो कि हमारे बॉडी के लिए कोई खास, यानी एनर्जी के रूप से वो कोई खास रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन बॉडी के लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो ये जो है रंग हो जाता है काला या फिर नीला हो जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसके बाद है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। मैंने अभी आपको बताया था कि जो वसा होते हैं ना, ये भी ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी के लिए सबसे परफेक्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जो वसा होता है यानी फैट्स होता है, इसको जब आप खाते हैं तो ऊर्जा तो मिल जाता है, लेकिन आपके बॉडी में जाके जमा भी होते जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है? मोटापा यानी ओबेसिटी हो जाता है। इसीलिए वसा हमारे शरीर के लिए ऊर्जा तो देता है, लेकिन सही नहीं है। अगला जो चैप्टर आपके सामने है, पदार्थों का पृथक्करण। तो इस चैप्टर को अब इसका एमसीक्यू जितने भी हैं वो सब कुछ देखते हैं, जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं यहाँ से।
वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पौधों और जंतु से जो प्राप्त होते हैं उसको प्राकृतिक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कपास, रुई, जूट, पटसन आदि ले सकते हैं। मानव निर्मित तंतु क्या है? तो इनमें आपका पॉलिस्टर है, नायलॉन है, उसके बाद आपका एक्रिलिक है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। तो कौन सा जिला है? तो कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, इन सभी जिलों में जूट जो है आपका उगाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और जूट उत्पादन में सबसे बड़ा जो है भारत के अंदर वो पश्चिम बंगाल राज्य का वेटेज है। अगला सवाल है, रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहती है? तो वो उसको कहते हैं कताई कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है धागे से वस्त्र बनाने की विधि। धागा है आपके पास में, उसको वस्त्र बनाते हैं तो उसको बुनाई कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। बुनाई कहें या फिर बंधाई कहें। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण है यह आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासिन। इसके अलावा आपका कपूर, जो कि यहाँ पे नहीं था। तो ये इतने ऑप्शन, इतने एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं जो कि ऊर्ध्वपातित हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो मैं अभी आपको बताया, बर्फ के बारे में तो बोला ही नहीं है, तो आपका बर्फ हो जाएगा। जबकि नैप्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड ये सब के सब जो है सब्लिमेटेड हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करेगी, यानी जल को कीचड़ से अलग करेगा? यह आपका निस्यंदन, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो डी हो जाएगा। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर करके। अगला है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो जल शोधन में जो है आपका रिवर्स ओस्मोसिस का यूज किया जाता है, यानी विपरीत पराशरण, ऑप्शन बी। अगला सवाल, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, यानी रिवर्स पराशरण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका डिसॉलिनेशन क्या है या फिर विलवनीकरण क्या है? तो इसको कहते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है, तो इसको कहते हैं डिसॉलिनेशन। ऑप्शन आपका कौन सा? तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह आपका विद्युत अपघटन कहते हैं। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटन। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ की अगर हम बात करें तो सोडियम सल्फेट, इसके बारे में आपने अभी नहीं देखा था, जबकि कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आपने ज़रूर देखा था। अगर देखें ना, तो आप अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं कभी, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसको कि आप पढ़ के नहीं बना सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो आपको बिल्कुल सबसे पहले माइंड को स्थिर करना होता है और कंसंट्रेट करना होता है, और फिर कंसंट्रेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी वे में आंसर कर सकते हैं। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो हम लोगों ने देखा था अमोनियम क्लोराइड। सो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, और ये मैराथन आपको लगातार मिलता रहेगा क्योंकि आपके सामने आपका ढेर सारा एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो आपका एलपी का सीबीटी 2 है, आने वाला आपका एनटीपीसी का पेपर है, इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर है, बिहार के अंदर बीपीएससी टीआरई 4 का पेपर है और वहाँ पे एनसीईआरटी पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। बिहार दरोगा का पेपर है। कोई सा भी पेपर हो, आप इस मैराथन को लगाइए, क्योंकि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है ना, वो एनसीईआरटी को फॉलो करने लगा है। सो अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप मज़े में हैं। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ऊर्ध्वपातन, क्योंकि आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे सब्लिमेशन का उपयोग करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो तेल और पानी को अलग किया जा सकता है। सो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, समुद्र के पानी के
अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक में से एक है। ये है आपका आसवन, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए आप यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो है एक सब्लिमेशन यानी आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो ऊर्ध्वपातन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला चैप्टर है हमारे सामने पौधों को जानिए। तो चलिए इस पौधे के बारे में देखते हैं, यानी इससे सवाल जितने पूछे गए हैं उस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल है निम्न में से कोमल पदार्थ कौन से हैं। तो कोमल पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका रबड़, जो कि कोमल पदार्थ है। और कोमल पदार्थ उसको कहते हैं जो आसानी से खरोचा जा सके, नोचा जा सके, उसको कोमल पदार्थ कहते हैं। रुई है, कपड़ा है, स्पंज हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद है निम्न में से चमक किसमें नहीं होता है। तो चमक की अगर बात करें वो अधातु होते हैं ज़्यादातर, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हैं। तो यह आपका जल, यहाँ पे बोला निम्न में से कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर तो कह रहा है चीनी, पर मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो है फॉल्ट है, और आंसर जो होना चाहिए वो आपका सरसों का तेल होना चाहिए। घोलक कहते हैं जिसको आप विलायक कहते हैं, उसका बात करें। चीनी तो विलायक नहीं है, ना तो घोलक है, ये तो आपका विलेय है। सो चीनी तो नहीं हो सकता, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। आगे वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की मात्रा और घुलने की क्षमता नहीं होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आपका ऑप्शन बी होना चाहिए राइट आंसर। ये आपका कहीं ना कहीं गलत दे रखा है, और जो असंतृप्त होते हैं उसमें आपका जो घुलने की मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती है, ऐसा ही बोला है। सो आपका असंतृप्त होगा। जबकि संतृप्त में क्या होता है कि मात्रा जो है निश्चित होता है कि कितना मात्रा देंगे, और चीनी यानी कितना मात्रा देंगे, और जो हमारा विलेय पदार्थ वो घुलेगा, इसकी मात्रा निश्चित होती है। आगे है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें स्पष्ट रूप से अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं पारभासी वस्तु कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। तो जो जड़ होती हैं ये आपका जो है मिट्टी के कणों से वायु को अवशोषित करता है। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोम जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है। तो इसमें कारण ये होता है कि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल है कि पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है। तो मिट्टी के, ये तो अभी देखा हम लोगों ने कि मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु के अवकाश से ये करते हैं। उसके बाद है डैश के अलावा निम्न सभी पादपों में झकड़ा जड़ है, जिसको कहते हैं फाइब्रस रूट, ये कहाँ पे होती है। इसके उदाहरण होते हैं चुकंदर। चुकंदर में आता है आपका फाइब्रस रूट होते हैं। जड़ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका मूसला जड़ होता है, एक आपका रेशेदार जड़ होता है। अगला सवाल कह रहा है कि आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा। कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका के भित्ति से दूर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। डैश के पौधों की पत्तियों में मैथेनोइक अम्ल होता है। मैथेनोइक अम्ल जो होता है ये होता है आपका बिच्छू बूटी के अंदर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हैं एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। आपके सामने एक चित्र दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस चित्र के अनुसार अगर आप देखें जो ए वाला पार्ट है, इस ए वाले पार्ट को कहते हैं ऊपरी अधिचर्म कहते हैं। उसके बाद फिर जो आप बी वाला सेक्शन देख रहे हैं यानी ये वाला सेक्शन, इसको कहते हैं निचली बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके बाद जो आप सी वाला सेक्शन देख रहे हैं इसको कहते हैं रक्षक कोशिका कहते हैं, और डी वाला सेक्शन को कहते हैं वायु अवकाश, और ई वाला जो सेक्शन है इसको हरित लवक बोलते हैं।
पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का। सवाल है आपके सामने, कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। तो पौधों के लिए इस गोंद का उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है चयापचय एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपको ऑलरेडी पूछा गया था बीपीएससी के अंदर। अगला सवाल है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। जो अदरक होता है वो भूमिगत तना होता है, आपने पढ़ा भी होगा, हद कर दी आपने। तो इसमें जो अदरक है आपका तना का रूप है। अगला सवाल है आपसे, आलू के पौधे का कौन सा भाग हम जो कि खाते हैं? तो ये भी आपका तना का भाग है जिसको कि हम लोग खाते हैं। इसके बाद आगे है आपका, इनमें से कौन सा पुष्प नर के जनन अंग का घटक नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आपका वर्तिका है ये आपका नर जनन अंग नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? इसमें अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा स्त्रीकेसर, जो कि ऑप्शन आपका ए है। अगला सवाल है, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होते हैं? तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका जो अंडाशय होते हैं वो आपका लास्ट में जाके क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक पुष्प के प्रजनन अंग डैश होते हैं। तो पुष्प के जो प्रजनन अंग होते हैं ये आपका पुंकेसर और स्त्रीकेसर मुख्य रूप से ये होते हैं। पुंकेसर जो है आपका नर जनन अंग होते हैं, जबकि स्त्रीकेसर आपका स्त्री जनन अंग होते हैं। अगला सवाल है आपका कि निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों जैसे पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका दल और बाह्यदल ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब जो होते हैं बाह्यदल के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्रारोह में विकसित होते हैं? तो ये होता है आपका प्रांकुर, जो कि आपका बीज जो होता है जब आप दोबारा से उसे लगाते हैं तो ये प्रांकुर दोबारा से आपका नए पौधों के रूप में निकलता है। अगला सवाल है आपसे, डैश बीज के 3 भाग हैं। तो इसकी अगर बात करें तो बीज पत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है। अगला सवाल है, पौधे पौधे भविष्य के लिए खाद्य बीज के डैश को संग्रहित करते हैं। तो ये करते हैं आपका कोटिलेडॉन को, यानी जो कवर होता है ना बीज के ऊपर, तो उसकी बात कर रहा है। तो भविष्य में जो जो भी बीज होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग किया हुआ होता है, उस कवरिंग को कहते हैं कोटिलेडॉन कहते हैं। उसी की बात करते हैं। जैसे चना आप रखते हैं, जो चना का बीज होता है तो चना के बीज के ऊपर एक ब्राउन ब्राउन लेयर होता है, तो उसको कह रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये है डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ आपका बीज पत्र, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। टमाटर क्या होता है? तो टमाटर की बात करें तो ये आपका फल में आता है। आज तक आप भी नहीं जान रहे होंगे, जो टमाटर होते हैं वो फल की श्रेणी में रखा जाता है इसको। इसके बाद अगला सवाल, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है आपका है तो फल, लेकिन फल के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, इसको जो है सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आपका टमाटर आते हैं फल की श्रेणी में, पर फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे केला फल आप डायरेक्टली खाते हो, अंगूर फल हैं तो डायरेक्टली खाते हो, तो इसको फल होते हुए भी फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो इसमें है आपका लीची, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला चैप्टर अपना मोशन इन बॉडी, यानी चैप्टर 5 है शरीर में गति। सवाल आपके सामने, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको घुलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें अगर देखें वाष्पीकरण, ये अलग करने की प्रक्रिया तो है लेकिन नाम वो नहीं है जो कि इसको कहेंगे। छानना ये एक प्रक्रिया है, वाष्पीकरण अलग करने की एक प्रक्रिया है, चुनना अलग करने की एक प्रक्रिया जरूर है, पर हमारा आंसर नहीं है।
तो यहाँ पे अगर देखें तो उसको पृथक्करण कहते हैं, और ऑप्शन आपका कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पैंदे में जम जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उसको थिराना कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या द्रव को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो इसको निथारना कहते हैं, यानी डिकेंटेशन कहते हैं। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि जो है वो बेहतर होती है, तो इसमें होती है आपका चुनना यानी पीकिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, तो रक्त वाहिनियों के अंदर जो है आपका चिकनी पेशियां पाई जाती है। सो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैच करना है, समूह 1 से समूह 2 को मैच करना है, तो इसमें अगर हम मैच करें तो ये है आपका सुप्राट्रोक्लियर, इसको अगर हम मैच करें तो ये हो जाएगा आपका ह्यूमरस के साथ में। उसके बाद है आपका कौन सा, तो नीमियल क्रेस्ट, नीमियल क्रेस्ट मैच होगा आपका टीबियो फेब्युला के साथ। अगला है आपका अंश उलूखल, ये जो मैच होगा आपका अंश मेखला के साथ में। फिर है आपका सिग्मॉइड खांचा, ये आपका रेडियस अल्ना के साथ में मैच हो जाएगा। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि उपयुक्त जोड़ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दो कशेरुक के मध्य के बीच के मध्य में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत है। एटीपी की बात करें तो इसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन भी है, और इसके अलावा आपका जो है क्रिएटिन फॉस्फेट भी है, और वायवीय कोशिकीय श्वसन भी है। सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर आपका दे रखा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशियाँ नहीं है, तो इसमें आपका जो है गैस्ट्रोनेमियस, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, कब्जा संधि कहाँ पाई जाती है। कब्जा संधि होता है, मतलब कब्जा का नाम आपने सुना है ना, जो गेट खिड़की में लगा होता है, जिसको आप इंग्लिश में ही हिंज कहते हो, तो ये आपका हाथ में लगा होता है, पैर में लगा होता है। एक्चुअली हाथ जो होता है आपका एक ओर से खुलता है और दूसरे ओर लॉक हो जाता है, ठीक दरवाज़ा की तरह होता है। तो ये अगर आंसर की बात करें, ह्यूमरस हो जाएगा, अल्ना हो जाएगा। ह्यूमरस और अल्ना कहाँ होते हैं, आपके हाथ में होते हैं, तो इसी की बात हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत होने के कारण। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला, नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा सकता है, या मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में वृद्धि का परिणाम है। तो ये जो है आपका पेशी कोशिकाओं के व्यास में, पेशी कोशिकाओं की संख्या में, और उसके अंदर पेशी रेशकों की संख्या में, सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। उसके बाद है, सुकेंद्र की कोशिका में डैश के अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पक्षाभ और कशाभिका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जीव द्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतःद्रव्यी जालिका की दो सिस्टर्न को जोड़ने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बंधन नलिका, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, ओसेन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है आपका अस्थि की अधात्री में। सो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, हैवर्सियन तंत्र विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है आपका केवल स्तनियों की अस्थि में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन आपका कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, पिशितांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं, तो यह है आपका टोटल 6, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला है आपसे, कीरेटिनोसाइट्स पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपका स्किन के अंदर, सो त्वचा हो जाएगा ऑप्शन बी। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती हैं आपका संयोजी ऊतक के अंदर, यानी कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
सार्कोसोम कहाँ होते हैं? तो सार्कोसोम होते हैं आपका मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मायोफाइब्रिल्स किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपके मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इन सभी के बने होते हैं। सो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है धारीदार पेशियों में धारियां किसके कारण होती हैं? तो ये होती है आपका मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति के कारण। सो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। रक्त वह वाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका सल की उपकला के कारण। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको क्या करना है, तो आपको कोडिंग करके मैच करना है। अब यहाँ पे मतलब आपको क्रम बताना है, और इसकी क्रम अगर आप देखें तो पहले जो है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca++ आयन का विमोचन होता है, तो सबसे पहले आपका ये आएगा। उसके बाद फिर आपका जो है Ca++ लिंक ब्रिज निर्माण होता है, दूसरे पे ये आएगा। सो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतिम पेशी संकुचन में आवश्यक धनायन क्या होते हैं? तो ये होते हैं Ca++। सो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं, इसको कहते हैं गहरा ए और हल्का आई बैंड, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि जब आपने क्लास 6 पढ़ा हुआ है तो इतना ये सब सवाल तो आपने कभी देखा ही नहीं। तो मैं बता दूं कि ये जो आपके सवाल हैं क्लास 6 के ही लेवल के हैं, और ये सवाल आपके एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं। सो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप डीपली पढ़ेंगे, आप अगर चाहेंगे तो मैं इसका थ्योरी यानी नोट्स में प्रोवाइड आपको करा दूंगा, देन फिर आपको एग्ज़ाम के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो मैच करेंगे तो आपका जो है लयबद्ध गतिविधि, ये मैच करेगा आपका किसके साथ? तो ये है आपका प्रोटियोमिक्स, ये तो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 3 के साथ मैच करेगा, पूर्ण मांसपेशी की अप्राप्ति। सो ये हो गया आपका एक का 3 हो जाएगा, माफ़ करिएगा। तो ये हो गया व्यक्त प्रोटीन। फिर है आपका क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी जो मैच करेगा ये आपका जो है प्रोटियोमिक्स के साथ में मैच करेगा। इसके बाद ऐसा एकमात्र ऑप्शन आपका ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। ये कहता है मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो मेलानिन जो स्रावित होते हैं ये आपका जो है त्वचा के क्रोमेटोफोर्स के द्वारा। मेलानिन जो कि आपके शरीर का जो कलर होता है, गोरा काला वगैरह वगैरह जो आप कहते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई ज़्यादा काला है तो इसका मतलब है कि उनमें मेलानिन की संख्या बहुत अधिक है। कोई अगर ज़्यादा गोरा है या गोरी है तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर मेलानिन की जो संख्या वो बहुत कम है। अगर मेलानिन की संख्या कम है तो थोड़े नुकसान भी हैं, मतलब उनमें जो है कैंसर की जो होने की संभावना है वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है ट्रोपोनिन। एक है ट्रोपोनिन की अगर बात करें तो ये आपका मांसपेशी प्रोटीन है। इसके बाद है मानव आंख की पुतली के आसपास की मांसपेशियां जो होती है वो कैसी होती हैं? तो ये होती हैं अरेखित और अनैच्छिक होती हैं। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है धारीदार या रेखित मांसपेशियां फाइबर में एम लाइन स्थित हैं, तो ये है आपका एच जॉन। ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां जो होती हैं वो आपका केवल रेखित पेशियां होती हैं जो कि हड्डियों से जुड़ी होती हैं। उसके बाद अगला सवाल है पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई, तो ये होते हैं आपका सार्कोमियर, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये कहता है आपसे क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है, तो ये आपका पेशी ऊतक के अंदर मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक सतह, तो ये है आपका स्ट्रैटम मैलपिघी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये कहता है आपसे मार्कोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी और कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका एंडोकार्डियम के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती है, तो ये आपका आइसोमेट्रिक संकुचन में होते हैं। सो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वाड्रिसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान होते हैं, तो ये होते हैं आपके टांग यानी पैर में होते हैं। सो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच की दूरी होती है? तो ये होती है आपका जेड पट्टियों के बीच। ऑप्शन आपके यहाँ पे बी राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है, पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती है? तो ये बनती है आपका ट्रोपोनिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के कारण बनती है। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। मांसपेशियों में संकुचन के दौरान कैल्शियम जुड़ता है, तो ये जुड़ता है आपका ट्रोपोनिन के अंदर। सो ऑप्शन आपका डी राइट है। अब आपके सामने जैसे ही इस तरह के सवाल देखते हैं तो आप बड़े ही खुश हो जाते हैं, और ये भी जो है आपके क्लासिक्स के ही हैं, बस लेवल का फ़र्क था। आप हल्के लेवल के सवाल देखे थे तो बड़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे उसी में आप हाई लेवल के देखते हैं तो आपके लिए मुसीबत बन जाता है। सो आपको घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, और सवाल को पूरा देखना है और अच्छे से देखना है। आपको नया चीज़ भी तो सीखने को मिल रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती है, और मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है? तो यह आपका सेरिबेलम, ऑप्शन आपका बी। उसके बाद है, निम्नलिखित अंगों में से किस अंग के पेशी तंतु बहुनाभिकीय अवस्था दर्शाते हैं? तो यह आपका हाथ और पैर होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्यी जालक में पुनः पंप किया जाता है तो वो कौन है? यह है आपका Ca++। ऑप्शन आपका ए। एक्टिन क्या होता है? तो एक्टिन आपका पेशी सूत्र होते हैं। सो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक है, तो ये है आपका कैल्शियम। सो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। फिर है, मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग, तो ये होते हैं आपके 3 अर्धवृत्ताकार कैनल होते हैं, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कशेरुकी के ऊतकों में कौन सा एक कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत है? कोलेजन है आपका, ये आपका कंडरा में देखने को मिलता है, जिसको आप टेंडन कहते हो या टेंडन कहते हो। इसके बाद है, आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का एक विध्रुवन किस कारण होता है? तो ये होता है आपका Na+ के अंदर जाने से, यानी सोडियम के अंदर जाने से। इसके बाद है, हैवर्सियन कैनल किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं? तो ये होती है आपका वोल्केमॉन की नलिका से। सो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देन है आपका, कार्डी टेंडिने किसका हिस्सा होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका हृदय है। कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिस्मॉइड अस्थि, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, किसके अस्थि भवन के सिस्मॉइड से अस्थि बनती है? तो ये बनती है आपका कंडरा से। सो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अस्तनी के कर्ण की 3 हड्डियाँ निम्नलिखित किन हड्डियों से बनती है? तो ये बनती है आपका क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर से बनते हैं। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है। ये जो मुख्य हड्डी होती है इसको स्कैपुला कहते हैं। इसके बाद है आपका, मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य क्या होता है? तो ये होता है आपका आवृत्ति बढ़ाना, तरंगदैर्घ्य बढ़ाना, आयाम बढ़ाना, ये सारे के सारे इसके कार्य होते हैं। उसके बाद है, मनुष्य के मध्य कान में अस्थियों का सही क्रम क्या होता है? तो ये होता है आपका MIS। MIS की अगर बात करें तो मैलियस, इनकस और स्टेपेज। सो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, ऑटोलिथ पाया जाता है? तो ऑटोलिथ पाया जाता है आपका अंतःकरण में, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जानुफलक पटेला, ये क्या है? तो ये आपका सिस्मॉइड हड्डी होते हैं। सो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों में जाइगोटिक आर्क किसके द्वारा बना होता है? तो ये बना होता है आप जुगल, स्क्वामोसल और मैक्सिला के द्वारा। सो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेशेदार अचल जोड़ किसकी हड्डियों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं खोपड़ी में। इसके बाद है, हड्डियों या टेंडन से जुड़ी मांसपेशियां ये कौन से हैं? तो ये आपका रेखित मांसपेशियां होती हैं। अगला है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? तो ये होती हैं आपका हड्डी गठन या निर्माण के लिए होती हैं। सो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, एथमॉइड हड्डी स्तनधारियों की कपाल गुहा से जुड़ी होती है, और इस हड्डी के बारे में सही व्याख्या कौन सी ये बताना है? तो यहाँ पे अगर बात करें, यह कपाल गुहा के तल पर स्थित होता है। यह कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट होते हैं, इसे क्रिब्री फॉर्म प्लेट भी कहा जाता है। सो सारे के सारे आपके सही दे रखे हैं। उसके बाद है, हड्डियों की संयुक्त सतह पर श्लेषक द्रव कार्य करते हैं। तो ये आपका जो है लुब्रिकेंट के रूप में काम करते हैं। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला है हैवर्सियन प्रणाली किसके साथ जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती हैं आपके हड्डी के साथ में। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दो हड्डियों को जोड़ने वाले रिश्तेदार ऊतक क्या कहलाते हैं, यानी बोन बोन को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, तो ये लिगामेंट कहते हैं और यहाँ पे आपका स्नायु हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से मांसपेशियों में कौन ऐच्छिक तंत्रिका नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, आपका कंकाल पेशी, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। टेंडन किसको जोड़ता है, तो बी एम टी, ये आपका जो है बॉन यानी अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। सो ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा इस प्रकार मुक्त होती है, ये आपका जो है उपापचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डिपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो यह है आपका कैल्शियम पंप, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्तनधारियों में कोरोनाइड प्रोसेस किसका एक हिस्सा होता है, ये होता है आपका निचला जबड़ा का, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इनकस और स्टेपिज के बीच का जोड़ क्या कहलाता है, तो यह आपका कंदुक खल्लिका संधि होते हैं यानी जोड़ होते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा सजीव विशेषताएं एवं आवास, तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ये। निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये है आपका उर्ध्वपातन, जो कि उदाहरण है आपका कपूर। इसके अलावा आपका अमोनियम क्लोराइड भी होते हैं, नैप्थलीन होते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है, किस रूप में बदल जाता है भाई, तो ये ठोस के रूप में बदल जाता है। सो आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जल, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। फिर है दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। तो जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सहजीविता या सहजीवन कहेंगे। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे, ये होते हैं आपके लाइकेन, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है आपका उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है, तो ये आपका कीट, मेढक, मछली और जलीय पादप जो होते हैं। सो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विशेष क्षेत्र स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य हैं, तो यह आपका विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं ये विशेष स्पीसीज। सो आपका ऑप्शन कौन सा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं वह स्थान जहाँ छोटे छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, तो उसे कहते हैं टेरियम। क्या कहते हैं, टेरेरियम कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वा किस अधिवास में शामिल होते हैं, तो ये होते हैं आपका ग्रामीण अधिवास में होते हैं। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो ये आपका फाख्ता कौन सा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं ये क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, तो यह आपका मकड़ी। सो ऑप्शन आपका कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आपका जो ततैया है या उसी को बर्रा बोलते हैं, चींटी हैं, दीमक, ये सब के सब जो होते हैं आपका सामाजिक पक्षी होते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। उसके बाद है घरों के नीचे दिए गए विशिष्टताओं पर विचार करना है और फिर आपको ये बताना है कि कौन से जो है लेह और लद्दाख घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे लेह लद्दाख के बारे में कहा गया कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, तो ये वाला कथन तो आपका ठीक ठाक दे रखा है। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है पेड़ के तनों की लकड़ी से ढालू छतें बनाई जाती है, तो ये वाला आपका सही नहीं है। फिर आपका पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होते हैं, ये भी नहीं होते हैं। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। अगला कह रहा है आपका लकड़ी के फर्श होते हैं, हाँ ये तो हो जाएगा, पर इसमें कुछ कुछ गलती दे रखा है। कुछ गलती में अगर हम बात करें तो आपका जो है ये वाला कथन
और इसके अलावा आपका अगर देखें तो ये वाला कथन आपका सही है। ओवरऑल देखें तो कोई ऑप्शन हमें ठीक ठाक नहीं लग रहा है, सो आगे बढ़ते हैं। और ये आंसर तो सी दे रखा है पर लग नहीं रहा हमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन करना है और उसके बाद बताना है। ये आपको एक लंबा चौड़ा कहानी दे रखा है, इसको पढ़ना है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडा देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है, यानी जो कौवा है वो दोनों अंडे, खुद के जो अंडे हैं वो भी और जो दूसरे के अंडे उसको भी वो पालता है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा है। तो कौवा और कोयल आपने देखा होगा, दोनों एक जैसे होते हैं, तो ये आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। एस्किमो अपने घर यानी इग्लू, उसके घर को कहते हैं, निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण होता है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो यह पक्षी हो सकता है, ये पक्षी जो है आपका क्या हो सकता है? तो कौवा हो सकता है। सो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, तो उन्हें जो है कीट से दूर रखने के लिए। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आपका सीटेट के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम नहीं आती है? तो सीमेंट बिल्कुल है, लोहा पत्थर ये है, लेकिन स्कूटर का उपयोग क्यों करेगा लोग घर बनाने में? सो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। बंदर, शेर तथा चूहे क्रमशः क्या होते हैं? तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो बंदर जो है पेड़ पे रहते हैं, शेर आपका जो है गुफा हो जाएगा और चूहा जो है बिल हो जाएगा। सो ऑप्शन आपका कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? तो यहाँ आपका कोयल। सो ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा। नीड़ मतलब ये घोंसला की बात कर रहा है, नीड़ का मतलब घोंसला होता है। इसके बाद है, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है कि जिससे कि वो क्या होता है, कीट दूर रहे, कीड़ा मकोड़ा ना लगे। सो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला चैप्टर, गति एवं दूरी का मापन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ढेर सारे सवाल बने हुए हैं। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इस महत्वपूर्ण क्लास, इस महत्वपूर्ण मैराथन के अंदर आप अभी अपना पढ़ाई को मजबूत करिए और थ्योरी को और बढ़ाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल है आपके सामने, आम का एक पौधा, ये क्या है? तो आम का जो पौधा होता है ये वृक्ष की गिनती में आते हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, पत्तियाँ जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती हैं? तो ये जो है आपका भोजन, इसके अलावा उत्सर्जन, ऑक्सीजन, ये सभी बनाने के लिए क्या होते हैं? कारगर होते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि जल की बूंद पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका दूरी, जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। उसके बाद है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसको कहते हैं दूरी और विस्थापन, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे कि वेग और समय का गुणनफल क्या देता है? तो ये आपको विस्थापन देता है, जो कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी वेग कह रहा है वेलोसिटी और समय यानी टी की बात कर रहा है, तो ये आपको क्या देता है? तो विस्थापन देता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा? अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन भी आपका शून्य होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और ये 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है, तो इस दौरान जो है आपका विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जो आप काउंट करते हो वो प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच के दूरी को कहते हो, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के दूरी को कहते हो आप। अगला जो चैप्टर है आपके सामने, ये आपका लाइट, शैडो एंड रिफ्रैक्शन का है, तो लाइट की ही बात हो रहा है। तो इस चैप्टर से आपका जितने सवाल बने हैं अभी तक रेलवे के अंदर, ग्रुप डी के अंदर,
टेक्नीशियन के अंदर, उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो बीपीएससी में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, प्योर एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही पूछे जाते हैं उसके अंदर, या फिर एनसीईआरटी जहाँ भी पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो आप इस मैराथन को ज़रूर लगाइए और फिर एक लाइक कर लीजिए। इसके लिए मैं आपको बार बार बोलूँगा। पहला सवाल है आपके सामने कि फूल का नर भाग कौन सा होता है। तो यह आपका पुंकेसर, पुंकेसर जो होते हैं वो नर भाग होते हैं। उसके बाद फूल का मादा जनन भाग की बात करें तो ये आपका स्त्री केसर हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल आपसे कह रहे हैं कि ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, मतलब आपसे बोला है कि ऐसा फूल जिसमें केवल क्या होते हैं, पुरुष वाला भाग होते हैं, स्त्री वाला भाग नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको नर फूल कहते हैं। मादा फूल इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं यानी पुंकेसर नहीं होते हैं। औलिंगी फूल कौन होते हैं, जिसमें आपका क्या होते हैं, और नर भाग और मादा भाग दोनों में से कोई नहीं होता है, और जिसमें दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको द्विलिंगी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहेंगे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं। जो पूर्ण फूल होते हैं उसके 4 भाग होते हैं। पूर्ण फूल कहने का मतलब होता है जिसमें आपका जो है पुंकेसर, स्त्री केसर और उसके बाद पंखुड़ी और एक है आपका क्या चीज़, अखोड़ी। तो ये चारों चीज़ उसमें उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण फूल कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके 4 भाग कौन से होते हैं। तो एक हो गया आपका पंखुड़ी, जिसको आप क्या कहते हो, पंखुड़ी को आप दलपुंज कहते हो, दल कहते हो। अखोड़ी क्या है, तो आपका बाह्य दलपुंज जो होते हैं वो हो गया। उसके बाद पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया। अगला सवाल है कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको क्या कहते हैं, यानी जिससे लाइट पास हो सके उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और जिससे पास नहीं हो सके उसको क्या कहते हैं, तो उसको ओपैक कहते हैं। और जिससे थोड़ा थोड़ा पास हो तो ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तो उसको कहते हैं पारभासी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। तो यहाँ आपका तारों का टिमटिमाना, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है, जबकि क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होती है। तो इसकी जगह अगर बात करें तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो श्वेत प्रकाश के अन्य रंग की घटकों की तुलना में, तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। प्रकाश के बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण आकाश में क्या होता है, तो ये नीला दिखाई देता है। अगला सवाल है आपसे कि जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करता है, तो प्रकीर्णित कर देता है यानी फैला देता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सैटेलाइट से ली गई तस्वीर आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने के पीछे का जो रीज़न होता है वो होता है आपका प्रकीर्णन नहीं होना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला और वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा डैश प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो ये जो होता है आपका छोटे और उसके बाद प्रकीर्णन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण होता है। तो इसका कारण होता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होना। इसके बाद है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो ये आपको काला दिखाई देगा। सो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डैश के कारण जब प्रकाश के किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। तो ये आपका नियमित होता है। तो ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। एक समतल दर्पण के लिए जो इमेज होता है वो कैसा होता है। ये इमेज होता है आपका आभासी और पास उल्टा होता है। अगला सवाल देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो छवि होता है यानी इमेज होता है वो कैसा होता है। तो ये आपका आभासी होता है और उसके बाद आपका सीधा होता है।
अगला सवाल है आपके सामने, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता। बार बार वही सवाल रिपीट हो रहा है। तो ये तो आपका सबसे पहले आभासी होता है, समान आकार का होता है, सीधा होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो ये जो होती हैं आपका समतल दर्पण होती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो ना डेली सुबह शाम, तो उसी दर्पण की बात हो रही है। अगला है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस तो क्या होगा। मुख्य फोकस देखिए, वक्रता त्रिज्या अगर आपको दे रखा है तो ये कैपिटल आर की बात कर रहा है। तो कैपिटल आर जो होता है वो 2f होता है, यानी 2f के बराबर होता है। तो f का अगर वैल्यू पूछा है तो कैपिटल आर को आप डिवाइड कर दो। तो कैपिटल आर को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। और अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो फोकस जो बनता है आपका वो इधर की तरफ होता है, नेगेटिव साइड होता है। सो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित होगा। तो ये होगा आपका 32 की दूरी पर। देखते हैं अगला सवाल, किसी वस्तु को एक, ये भी आपका जो है न्यूमेरिकल है और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा ऑप्शन नंबर बी +3। अगला चैप्टर सामने है आपका विद्युत तथा विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग देखते हैं। और आपको पता है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनी हाउ, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो तो उन सभी के लिए ये आपका चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसके जितने भी एमसीक्यू बने हुए एग्जाम के अंदर उन सभी की हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं जोड़ कहते हैं या उसको संधि कहते हैं। उसके बाद है शरीर की अस्थितियों का ढांचा, उसको क्या कहते हैं। तो उसको आप कहते हैं कंकाल तंत्र। अगला सवाल है आपसे कि ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या कहलाती है। तो ये अचल संधि होते हैं। निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली होती हैं किंतु मजबूत होती हैं। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये पक्षी की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी को खाता है। तो मिट्टी को खाने वाला जो आपका केचुआ, जो कि एनिलिडा ग्रुप के हैं। उसके बाद है, केचुआ को आपको पता है किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो यह आपका सजावटी लाइट जो होती हैं जो कि आप दीपावली में अपने घरों में लगाते हैं, तो वो सभी के सभी जो हैं आपका सीरीज सर्किट का एग्जाम्पल होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फ्यूज किस पे काम करता है। तो फ्यूज जो काम करता है आपका विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर आधारित होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियाँ होती है। तो ये जो हानियाँ होती है ऊष्मा के रूप में यानी हीट के रूप में हानि होती है। उसके बाद है, एक लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या होता है। तो धारा का मान बहुत तेज़ी से क्या होता है, ये बढ़ जाता है, यानी करंट का वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। उसके बाद है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा धीरे धीरे जो है सभी प्रतिरोध में बराबर हो जाती है। सो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो ये माना जा सकता है आपका चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें जो सही कथन आपका वो है, समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के योग के से हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। सो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट दे रखा है। उसके बाद है, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है। तो ये जो तंतु है यानी ये फिलामेंट होता है इसका, वो गल जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आपका सर्किट होता है वो बच जाता है जलने से। अगला है, त्योहारों के समय में भवनों में लगाई जाने वाली जो लाइट होती है, झालर होती है, वो किसका उदाहरण होता है। तो ये आपका जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत पारिश्रृंखला लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो होता है आपका कॉपर होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ईएमएफ का मान डैश के बराबर होता है। तो ये होता है आपका ई बराबर W/Q होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा।
फिर है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये आरेख जो आपको दिखा रहा है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो इसके अंदर जो बताने का प्रयास किया गया ये बता रहा है खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की रैंडम गति, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होता है, तो इस केस में जो है कुल धारा यानी ये घट जाता है। इसके बाद अगला सवाल है आपका कि इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये नीला वाला जो वायर होते हैं न्यूट्रल को दर्शाता है, लाल वायर जो होता है करंट को दिखाता है। उसके बाद आपका जो है ये करंट वायर कहिए या फिर आप इसको फेज वायर भी कहते हैं, अलग अलग भाषा है इसका। उसके बाद जो नीला या काला होते हैं न्यूट्रल होते हैं, और ग्रीन वाला जो होते हैं ये धरती में समाया हुआ यानी भूतार होते हैं, जिसको अर्थिंग आप कहते हो। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है सेम रहता है यानी नहीं बदलता है। ये सभी के सभी देखिए सीरीज में जोड़ा, तो सीरीज में क्या होता है करंट का जो वैल्यू होते हैं सेम होते हैं, जबकि वोल्टेज का जो वैल्यू होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद है विद्युत धारा एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं विद्युत सर्किट कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ऐसे वायर जो डैश घरों में बिजली संचालित करते हैं उनमें डैश की कोटिंग होती है, तो वो कोटिंग जो होता है जो वायर है आप देख रहे होंगे आपके सामने या आजू बाजू में कहीं भी जो वायर दिखाई दे रहा है उस वायर के ऊपर जो है एक कोटिंग चढ़ा हुआ है प्लास्टिक का, तो वो जो कोटिंग होता है ना उसको कहते हैं पीवीसी कहते हैं यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो विभवांतर को क्रिएट करने के लिए, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है, तो क्रियाशील घटक की बात करें तो ये आपको हो जाएगा ट्रांजिस्टर। और भी जैसे इसमें आपका वोल्टेज स्रोत, उसके बाद करंट हो गया, रजिस्टर हो गया, ये रजिस्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर और ट्रांजिस्टर ये सब के सब क्या है, तो क्रियाशील घटक है, इसको आपको क्या करना है तो ध्यान रखना है यानी एक्टिव है। उसके बाद एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति की हानि होती है, तो ये होता है आपका प्रतिरोध के कारण यानी रेजिस्टेंस के कारण होता है, जो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, इसी को आप हीट वाला जो फार्मूला दे रखा है इसको जूल्स लॉ कहते हैं। आप सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होता है, तो ये सेम रहता है यानी धारा का वैल्यू सेम रहता है, जबकि वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है वो बदल जाता है। अगला जो चैप्टर हमारा वो है मैग्नेट, तो चलिए मैग्नेट के बारे में हम लोग देखते हैं। हालांकि चैप्टर मैग्नेट था लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मैग्नेट का ना देके किसी और चैप्टर का दिया है, खैर कोई बात नहीं, 6 का ही चैप्टर है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है निम्न में कौन निर्जीव है, ये चैप्टर आपके लिए बड़ा ही आसान है, तो यहाँ आपका रेलगाड़ी हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्न में कौन सजीव है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बीज हो जाएगा। उसके बाद है सजीवों के मुख्य लक्षण कौन से यहाँ पे नहीं हैं, तो स्थिरता उनमें नहीं पाए जाते हैं। फिर है पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो यह आपका प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है निम्न में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है, आप सबने देखा है लाजवंती, छुई मुई या टच मी नॉट, आप अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। फॉर फिंगर या फिर आपका उसके बाद मिडिल फिंगर या आपका थंब, इन तीनों के बीच जो होते हैं म्यूचुअली 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगला सवाल देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है, तो ये जो घटना होती है आपका कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन डी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होते हैं, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डायनेमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, तो ये किया जाता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि आपका कौन सा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक लगाने पर बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है, तो ये आपका कौन सा, तो फ्यूज हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है, तो ये सभी के सभी जो रेखाएं होते हैं ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। फिर आपका डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ये धारा की दिशा हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एमआरआई स्कैन, कहते हैं एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी उंगलियां क्रमशः डैश डैश चीज़ों को निरूपित करता है। तो इसकी अगर बात करें तो ये धारा यानी करंट और चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने का काम करता है। सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर उत्पन्न ईएमएफ क्या होता है? तो ये ईएमएफ का जो वैल्यू होता है ये शून्य हो जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फिर आपका कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये जो होते हैं सकेंद्रित वृत्त में होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है क्या होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो ये होती है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश में वृद्धि के साथ घटता है। तो यह आपका दूरी के साथ साथ क्या होता है? घटते जाता है। उसके बाद है अगला सवाल आपका, चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्पर्शजिया। अगला सवाल है, जब एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है, तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है और तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। अगला, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण 90 डिग्री, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है क्या होती है? तो ये सकेंद्रित वृत्त होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी चुंबक वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकल कर क्या होते हैं? दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। अगला सवाल है, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा डैश होगी। तो ये आपका अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि तांबे के एक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? तो ये हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है वो है हमारे चारों ओर के वायु। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, और इस मैराथन के बहुत ही पास पहुंच चुके हैं, अंत की ओर पहुंच चुके हैं। सो पैसेंस को बनाए रखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इसी जोश जुनून के साथ आपको पूरा का पूरा मैराथन कंप्लीट करना है। पहला सवाल है आपके सामने कि ऊंट निम्न परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है। तो ये मरुस्थलीय परिवेश में पाया जाता है। दूसरा सवाल है आप सभी से कि धारा रेखीय शरीर क्या होते हैं, किसके होते हैं? तो ये होता है आपका मछली का, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो सी हो जाएगा। हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, कहाँ पे होती है? तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होती है? कठिनाई होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा की जो दाब है वो कम होते जाता है। इसके बाद है आपका कि घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? तो ये हो जाएगा आपका शेर हो जाएगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो बी हो जाएगा। जलकुंभी पाया जाता है, तो जलकुंभी कहाँ? जल में ही तो पाया जाएगा ना, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आपसे कि वायुमंडल में जो लाइटनिंग होते हैं यानी ठनका ठनकते हैं, इसको तड़ित कहते हैं। तो तड़ित के द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो ये हो सकता है नाइट्रोजन का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दी गई वायुमंडलीय परतों में किसका घनत्व तो सबसे कम होता है? तो ये होता है आपका बहिर्मंडल का, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
फिर है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो यह है आपका ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए प्रारंभिक वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। तो सबसे नीचे जो होता है वो आपका क्षोभ मंडल होता है, और उसके बाद अगर हम बात करें समताप मंडल हो जाएगा, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, सबसे बाहर आपका जो है ये बहिर्मंडल हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये रहा आपके सामने। अगला है कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ये पहला कथन आपको कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण होता है, तो यही वाला कथन गलत है। उसके बाद अगला सवाल है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो ये आपका जो है ओजोन होता है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना होता है। तो यह होता है आपका 0.03%, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो था आपका क्लास 6 का जो मैराथन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग जो मैराथन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्लास 7 का। और आपको ये मैराथन कैसा लगा, क्योंकि इसमें जो आपने देखा एनसीईआरटी के वो सारे के सारे सवाल जो कि रेलवे के एलपी में पूछा गया था, उसके बाद टेक्नीशियन में पूछा गया था। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे टीचर्स में जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, वो सभी के सभी सवाल थे। बीपीएससी का सवाल था। सो आप सभी अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आज से आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको ये मैराथन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का आईडी दे रखा हूँ मैं, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कीजिए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। लेट से ही सही पर आपको रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा।